हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मंजिल भारत में। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से चैनल का थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है, बट कंसेप्ट वही रहने वाला है, टारगेट वही रहने वाला है, जो कि है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। इसी सफ़र में हम पढ़ रहे थे स्कीम्स के बारे में, जो कि मेंशन है आपके अपकमिंग JKSSB के सुपरवाइजर एग्जाम के सिलेबस में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था उन स्कीम्स के बारे में जो कि बनाई गई हैं सीनियर सिटीजन के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उन स्कीम्स के बारे में जो कि बनाई गई हैं डिसेबल पर्सन्स के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि डिसेबिलिटी होती क्या है। आम भाषा में कहें तो शरीर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंसान आम जिंदगी नहीं जी पाता या सामान्य लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी पाता। और ये किस किस लेवल पे हो सकता है, तो UN के हिसाब से ये जो इम्पेयरमेंट है वो फिजिकल भी हो सकती है, जैसे हाथ काम नहीं कर रहे, बाजू काम नहीं कर रही, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन होता है, दिमाग का कमजोर होना। थर्ड, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल मतलब नॉर्मली जो माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ टाइम पीरियड में वो बैठना, चलना, बोलना सीख लेता है, कुछ पर्टिकुलर एज पीरियड में, जैसे 6 महीने में वो बैठेगा, 1 साल 1.5 साल तक वो चलना सीख जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिन्हें ये सब सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं वो वीक होते हैं, नॉर्मल स्किल को सीखने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन भी डिसेबिलिटी के अंदर आती है। एंड लास्ट इज सेंसरी। सेंसरी में आ गया वो डिसेबिलिटी जो सेंस ऑर्गन के साथ रिलेटेड है, जैसे दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी इंपेयरमेंट्स जो लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट है, एक लंबे समय तक, ये नहीं कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक की इंपेयरमेंट है, नहीं, लॉन्ग टर्म तक की जो इंपेयरमेंट है, और इन सारी कैटेगरीज में उन्हें कहा जाता है डिसेबल पर्सन्स। फाइन। नेक्स्ट इज December 3rd इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डे फॉर सीनियर सिटीजन कब सेलिब्रेट होता है। जी हाँ, 1 अक्टूबर को, और ये है December 3rd को। जितने भी आप प्रीवियस ईयर के JKSSB के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको ये चीज़ें, ये डेट्स भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 2019 के डेटा के हिसाब से हमारे देश की टोटल जनसंख्या का जो 2.2% है वो पर्सन विद डिसेबल का है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे संविधान में पर्सन विद डिसेबल्स के लिए क्या कोई प्रोविजन है। वहां पे कुछ ऐसा लिखा गया है कि इन लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ओल्ड एज पीपल्स के बारे में बताया था, सिमिलर आर्टिकल 41 जो DPSP का है। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट ये समझ लीजिए कि संविधान में कुछ चैप्टर्स हैं, उनमें से एक चैप्टर है DPSP, जिसके आर्टिकल 41 में ये कहा गया है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सब काम करे जो एंश्योर करे राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वर्क। काम करने का हक और एजुकेशन पाने का हक किन किन लोगों का? ओल्ड पीपल्स का, पर्सन विद डिसेबल्स का, एंड वो लोग जो बेरोजगार है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो आर्टिकल 41 ही इंक्लूडेड है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी। अब हम पढ़ते हैं उन सब स्कीम्स के बारे में जो स्पेसिफिकली इनके लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले आता है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। अभी तक हमने जो स्कीम्स पढ़ी थी वो स्कीम्स थी या तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, या थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। अब ये 3rd मिनिस्ट्री है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर वहां पे ऑप्शंस हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये वो नहीं है। पहला आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किसके लिए है? पर्सन विद डिसेबल के लिए। अब पर्सन विद डिसेबल जरूरी तो नहीं है सिर्फ वुमेन ही हो, वो तो मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो फोकस है वो रहता है बच्चों और महिलाओं की तरफ। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है? तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि वो इसीलिए नहीं है कि हमें पर्सन जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं उनको सिर्फ हमने फोकस हमारा सिर्फ उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना नहीं है। ठीक है, हमें उन्हें सोशल जस्टिस देना, मतलब हमें उनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है,
हमें उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, अपने आय का साधन बनाने की ताकत देनी है, उनको एजुकेशन भी देनी है, उन्हें हमें सोसाइटी में सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर जीने की पूरी छूट देनी है, पूरा उनकी हेल्प करनी है कि वो सेल्फ रिलायंट होकर जी सके। ठीक है, तो खाली हेल्थ पे तो फोकस नहीं है। ठीक है, इसीलिए आती है इट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस क्या हो गया, समाज में जितने भी ग्रुप्स हैं सबको इक्वालिटी मिले, भाई सबको एक जैसे हक मिले, चाहे फिर वो विकलांग हो, चाहे फिर वो विमेन हो, चाहे फिर वो बच्चा हो, चाहे फिर वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, सबको एक साथ लेके चलना, दैट इज सोशल जस्टिस। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा कि ये जो स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन्स की एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की, वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि फोकस ही है सोशल जस्टिस, सबको साथ लेके चलना। फाइन, ओके तो ये कब आया था, 2015 में। यस 2015 में एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन जो था वो वर्ल्ड वाइड फ्लैगशिप कैंपेन था, पूरे देश में ये चलाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और स्टार्ट कब हुआ था, इन द ईयर 2015। इसके कुछ टारगेट सेट किए गए थे, उस टारगेट्स को लेकर इनको चलना था, और इनका मकसद क्या था कि एक कंड्यूसिव और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाया जाए। अब देखिए, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं या आप प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, तो वो जनरली ये जो विकलांग लोग हैं, विकलांग भी नहीं कहेंगे उन्हें, हम कहेंगे दिव्यांग। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि विकलांग की जगह हमें क्या वर्ड यूज करना है इनके लिए, दिव्यांग। दिव्यांग मतलब द पर्सन हु हैज डिवाइन बॉडी, और विकलांग का क्या हो जाता है कि वो पर्सन जिसकी कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा, विकलांग। तो उनके लिए बेटर वर्ड क्या है, दिव्यांग। ठीक है, तो उनके लिए दिव्यांग पर्सन्स के लिए बनाना कंड्यूसिव एंड बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, कि वो इजीली हर जगह पहुंच सके। जनरली देखा जाता है कि ये जो पब्लिक जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं या आप बसेस देख लीजिए, उनके स्टेप्स जो होते हैं बड़े हाई होते हैं, अगर कोई व्हील चेयर पे तो नहीं जा सकता इजीली। ठीक है, अब वो 24 घंटे उनके साथ तो कोई होगा नहीं जो उनके काम कर सके, ताकि वो हर जगह खुद जाके सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर जा सके, चल सके। तो उसके लिए बनाना एक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, की रैम्प की सुविधा प्रोवाइड की जाए। हॉस्पिटल्स में होती है ना, स्टेयर्स होते हैं, साथ ही रैंप होते हैं जिससे व्हीलचेयर जा सकती है आराम से। ठीक है, ब्लाइंड पीपल्स के लिए सेपरेट जाने का रास्ता बनाया जाए। ठीक है, तो इसका एम था कंड्यूसिव और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, किन किन जगहों पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, ट्रांसपोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन हो गए या बसेस हो गई, वहां पे उनकी स्टेज को नीचे, मतलब उसकी हाइट इतनी कम हो कि इजीली जो डिसेबल पर्सन्स हैं, जो दिव्यांग पर्सन्स हैं, वो जा सके। साथ में यूज करना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये लोग अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और आसान बनाया जा सके, उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना। जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत सॉफ्टवेयर चले हैं, जो कौन से होते हैं, स्क्रीन रीडर वाले। स्क्रीन रीडर कि स्क्रीन में जो लिखा है वो बोल के सुना देते हैं, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इजीली ऑनलाइन डेटा गेन कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर हो गया, या मैग्नीफायर्स आते हैं, या स्पीच रिकॉग्निशन, है ना, आवाज को पहचान के। ये वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही आए हैं, जिससे क्या है कि इनकी जो दिव्यांग पर्सन है उनकी जिंदगी को थोड़ा सा और आरामदायक बनाया जा सके। सही है, तो ये हो गया हमारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन से साल में आई, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव है, कंड्यूसिव और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना। देखिए, जितना भी हमारा जो 6 स्पेशलाइजेशन के अंदर 6 टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, और हर यूनिट में 10-10 मार्क्स की मेंशन की गई है। मतलब 6 यूनिट्स हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यूनिट 6 हैं, तो अगर पर यूनिट का हम लिया जाए, ये यूनिट 6 है तो इसको 10 मार्क्स के, तो इसके अंदर अराउंड आपको 15 से 20 स्कीम्स मेंशन्ड है। ठीक है, तो उसमें अगर आप एक एवरेज निकालते हैं तो एक स्कीम से एट द मोस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब वो क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो ज्यादा डीप नहीं पूछे जाते, वो या तो फैक्चुअल होते हैं या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। एक, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और तीसरा ये किन के लिए है, साथ ही उनकी डेट भी। फाइन,
अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। क्या है? दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। ये लाई गई थी 1999 में, 1999 में, और 2003 में इसका रीनेम्ड हुआ। अर्लियर ये जानी जाती थी एज अ स्कीम टू प्रमोट वॉलेंट्री एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबल। ठीक है, तो 1999 में लाई गई थी स्कीम टू प्रमोट वॉलेंट्री एक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबल। ये इसका नाम था पहले, जो 2003 में चेंज करके कर दिया गया दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम कब लॉन्च हुई, तो उसका ईयर रहेगा 2003, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो था ये पुरानी स्कीम का था। फाइन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू एंश्योर अपॉर्चुनिटी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है? पूरे अवसर प्रोवाइड करना। इक्विटी क्या है? एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? कि सब लोगों को एक जैसे अवसर देना। ठीक है, सारों को एक जैसे अवसर देना, सबको एक जैसी पढ़ाई, सबको एक जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग सेम। इक्विटी का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू दिस, कि हर इंसान को उसकी स्पेशल कंडीशन के हिसाब से अवसर देना, क्योंकि सब लोग इक्वल नहीं होते। अब जैसे हमने देखा है कि रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती हैं SC/STs के लिए, उसी तरह डिसेबल्स के लिए भी रिजर्वेशन है। उनका जो उनका कट मेरिट होता है वो भी थोड़ा लो किया जाता है। ये किसके अंडर आ गया? इक्विटी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं वो फिजिकल इंपेयरमेंट की वजह से या मेंटल रिटार्डेशन की वजह से वो बाकी पॉपुलेशन से कहीं पीछे हैं, तो उन्हें एक ज्यादा एफर्ट की जरूरत है बाकी लोगों के साथ लाने की। ठीक है, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है उनकी तरफ करने की। ठीक है, तो इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय प्रोवाइड करना। अब इसमें किया क्या जाता है? इसमें दिया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस उन एनजीओज को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या उन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को जो कि काम करती हैं पर्सन विद डिसेबल्स के लिए। ठीक है, जो भी दिव्यांग लोगों के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दिए जाते हैं। किस स्कीम के अंडर? अंडर दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। फाइन, समझ हो गया? नेक्स्ट है ADIP, दैट इज असिस्टेंट फॉर डिसेबल पर्सन। इस स्कीम के अंडर जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एड्स और अप्लायंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एड्स और अप्लायंस क्या? जैसे जो सुन नहीं सकते उनको हियरिंग एड्स दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे दिखाई नहीं देता तो उनका ऑपरेट या लेंसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर जिनकी मिनिमम इंपेयरमेंट है, 100% विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है, जिनको जो चल नहीं सकते उन्हें आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाता है एड्स एंड अप्लायंस, एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1981। मिनिस्ट्री कौन सी है? वही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री सेम है, फ्री ऑफ कॉस्ट एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया यहां पर है कि अगर तो उस दिव्यांग पर्सन की जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम है, तो पूरी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगा। लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा इनकम है दिव्यांग पर्सन की, तो उसका जो 50% है वही पे करेगी गवर्नमेंट उस एड के लिए। ठीक है, ओनली 50%। अगर इनकम जो है दैट इज मोर देन 15,000 दैट इज 15,000 पर मंथ। अगर 15,000 से कम है तो फुल कॉस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। अगर 15,000 से ज्यादा की इनकम अर्न करता है दिव्यांग पर्सन, तो उसकी 50% ही इनकम 50% ही कॉस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। फाइन, और वही एड्स और अप्लायंस इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी जो मार्केट कॉस्ट है वो 10,000 से कम की हो। ठीक है, अगर तो किसी इंसान को एक तरह की डिसेबिलिटी है, कि सपोज एक इंसान है जिसकी टांग काम नहीं करती या एक टांग नहीं है, तो उसे एक ही डिसेबिलिटी है, इट कम्स अंडर द वन डिसेबिलिटी, तो उसे एक एड प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसका मार्केट कॉस्ट 10,000 का है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, कि वो चल नहीं सकता है, वो सुन भी नहीं सकता है, उसको देखने में भी विजुअल इंपेयरमेंट भी है, तो उन्हें
मल्टीपल एड्स चाहिए, ठीक है, एक एड्स नहीं चाहिए उनको, मल्टीपल एड्स चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिविजुअल चार्ज है वो अलग अलग एड के लिए अलग अलग रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि टोटल कॉस्ट 10,000 ही है, नहीं, इंडिविजुअल एड्स के लिए इंडिविजुअल कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। सही है, ओके, दैट्स इट फॉर द ADIP, दैट इज असिस्टेंस पहले मैं ये इरेज कर दूं, ओके, असिस्टेंस फॉर डिसेबल पर्सन्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फाइन, नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना। ये अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसके अंडर मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाती है। मिनिमम जो है वो 1000 तक की होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट है। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या दिया जाता है इसमें, मंथली पेंशन दी जाती है, किसमें, मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना में। नेक्स्ट इज एसेसिबल इलेक्शंस। तो दिव्यांग लोग भी अपना जो राइट टू इलेक्शन, राइट टू वोट है, वो यूज कर सके, मतलब वोट डालने का जो उनका हक है वो उसे यूज कर सके, उसके लिए इलेक्शन बूथ को भी एसेसिबल बनाना। वो कैसे बना सकते हैं कि वहां पे ब्रेल आईडी कार्ड्स हो सकते हैं, वोटर आईडी जो होते हैं दैट इज कैन बी ब्रेल से बने हुए, जहां पे जाके आपको वोट डालना है वो ब्रेल सिस्टम वहां पे हो, ताकि विजुअल इंपेयर्ड वहां पे जाके कर सके। बूथ जो है वो एसेसिबल बनाया जाए कि वहां पहुंचना आसान हो, रैम्प्स हो, इजीली हो, लोअर लेवल पे ही हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन इन द अंडर एसेसिबल इलेक्शंस। नेक्स्ट इज नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद, तो ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, इसमें इस जो पर्सन विद डिसेबल हैं, जो डिसेबिलिटी वाले पीपल हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन्हें मोटिवेट किया जा सके कि वो हायर एजुकेशन लें और अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें, उसके लिए उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में ना हर दिव्यांग पर्सन को एक यूनिक आईडी नंबर दिया गया था और एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिससे कि पूरा जो नेशन वाइड डेटा है ना उसे मेंटेन करना इजी रहता है। तो इससे पता लगता है कि कितने लोग जो हैं हमारे देश में वो दिव्यांग हैं, कितने लोगों को जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं उसकी सुविधा उनके तक पहुंच पा रही है और कितने लोग उससे लाभ उठा पा रहे हैं। तो उनको एक यूनिक आईडी दिया जाता है जिसके थ्रू वो इन सारी स्कीम्स का जो है लाभ ले सकते हैं। तो यूनिक आईडी और साथ में दिया जाता है एक यूनिक सर्टिफिकेट। मिनिस्ट्री सेम रहेगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फाइन, ये कुछ स्कीम्स थी जो लॉन्च की गई थी पर्सन विद डिसेबल्स के लिए। और भी बहुत स्कीम्स हैं, उनके आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगी तो बची हुई स्कीम्स को हम उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि उसके हमें मोटे मोटे टॉपिक्स ही करने हैं, जैसे कि वो कब आई और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी एक दो स्कीम बच गई हैं वो हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें कि राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में था, एक कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में था। वो क्या था, 1995 में, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाया गया है 2016 में। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2-3 पॉइंट्स ही हैं, ज्यादा आपको इस एक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस कुछ चीजों को आपको इसमें ध्यान रखना है। वो क्या है, पहला ये है कि जो पहला एक्ट था जो 1995 का था, उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज को ही कंसिडर किया था, ठीक है। 7 तरह की जो कमियां थी और इंपेयरमेंट्स थी उन्हीं को कंसिडर किया गया था। बट अब जब ये थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया है, उसमें 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर हीमोफीलिया जो एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, उसे भी इंक्लूड किया गया है। इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन को भी इंक्लूड किया गया है। वो सब रिटार्डेशन इंक्लूड की गई हैं। अब जो नया एक्ट इसको रिफॉर्म करके लाया गया है। तो पहले कितनी डिसेबिलिटीज थी, 7, नाउ इट इज 21। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें जो नया कानून आया है उसमें राइट टू फ्री एजुकेशन दी जाएगी उन सब दिव्यांग लोगों को जो 6 से 18 साल तक के। नॉर्मली 14 साल तक फ्री एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन दिव्यांग लोगों को इट इज अप टू 18 ईयर्स,
बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो डिसेबिलिटी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके जीने के तरीके में इंपेयरमेंट ला रही है, आपको अपना जीवन यापन करने में किसी तरह से अड़चन पैदा कर रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। जॉब्स में अप टू 4%, 4% से कम नहीं, ऊपर हो सकता है 4% से कम नहीं। एजुकेशन में 5% एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम में 5%। ये परसेंटेज आपको ध्यान में रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर कितनी परसेंट की रिजर्वेशन रखी गई है पर्सन विद डिसेबल्स के लिए, ठीक है। तो जॉब्स में है इट इज 4%, ज्यादा हो सकती है पर 4% से कम नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इट शुड बी अप टू 5% और पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में भी 5% तक की, ठीक है। तो ये सब था उन स्कीम्स के बारे में जो थी पर्सन विद डिसेबल्स के लिए। हम अराउंड ऑलमोस्ट 5 to 6 टॉपिक्स जो आपके यूनिट 6 में मेंशन है हम कवर कर चुके हैं। अब 2-3 टॉपिक्स बचे आपके यूनिट 6 के, वो खत्म करके फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। जब हमारा यूनिट 5 और यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ आपकी कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड।